बेसिकली जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, इस थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, वी विल just define the subject, what is theory of machine. So theory of machine, if we are just describing this word, it is that branch of science or engineering which deals with the study of relative motion between various parts of a machine and forces which act on them. So I have discussed in the last lecture के जो भी मशीन्स है हमारे पास, उस मशीन्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं. जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्मल मशीन की, उसमें गियर भी होता है, गियर इज ऑल्सो ए लिंक. गियर हो गया, कुछ रॉड्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कुछ शाफ्ट भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं. वो सारी शाफ्ट, वो सारे कंपोनेंट, उन सारे कंपोनेंट के बीच में रिलेटिव मोशन जो होगा उसकी स्टडी करना, एंड द फोर्सेस विच एक्ट ऑन देम. तो बहुत सारी जो लिंक होती हैं, एक लिंक दूसरे लिंक पर कुछ फोर्स लगाएंगे, दूसरी लिंक तीसरी लिंक पर कुछ फोर्स लगाएंगी, तो उस फोर्स की स्टडी भी हम इसमें करते हैं. ठीक है. द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज व्हेन वी आर डिजाइनिंग दी वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन. तो कोई भी मशीन है, उस मशीन के बहुत सारे पार्ट्स को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन करते टाइम हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी मशीन के पार्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो पार्ट अगर है, वो पार्ट पर्टिकुलरली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस टाइप का मोशन उसके पास अवेलेबल है, क्या जो मोशन उसके पास अवेलेबल है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मोशन है या रोटरी टाइप का मोशन है. सो वी हैव टू सी ऑल दोज थिंग. मोशन मीन्स, अब रिलेटिव मोशन क्यों बोल रहे हैं? रिलेटिव मोशन देखो, दो टाइप के मोशन होते हैं. मोशन हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की पोजिशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन वी कैन से दिस बॉडी इज इन मोशन. ठीक है. सो अब दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है रिलेटिव मोशन और एक होता है एब्सोल्यूट मोशन. रिलेटिव मोशन और एब्सोल्यूट मोशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम एब्सोल्यूट मोशन की बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स प्लेन. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन अगर आप एक किसी फिक्स प्लेन के रेस्पेक्ट में या फिर बॉडी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मोशन. जैसे मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मान लिया ग्राउंड मैंने इसको किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको. अब मैंने कोई ब्लॉक बना दिया, मान लिया ये मेरा कोई एक ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक इस बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है. ये वाला ब्लॉक क्या है? इस बॉडी के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट. इस ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट? दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स सरफेस. तो जब ये ऑब्जेक्ट का मोशन इस फिक्स सरफेस के रेस्पेक्ट में होगा, तो वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन. जैसे मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो मैंने जो वेलोसिटी इसकी डिफाइन की है 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स ऑब्जेक्ट. तो ये फिक्स ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इस फिक्स ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है? इस वाले ऑब्जेक्ट की, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैंने आपसे बात करूं कि आप हाईवे पे बाइक चला रहे हैं और आपका जो बाइक का मीटर होता है वो दिखाता है 10 किलोमीटर पर आवर, या ये स्पीड आपको दिखा रहा है या 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो स्पीड आप दिखाते हैं दैट इज योर एब्सोल्यूट स्पीड. एब्सोल्यूट स्पीड मींस द स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. वहीं अगर मैंने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ इसी सरफेस पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, मैंने क्या किया, इसमें एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, इसको ग्राउंडेड किया हुआ है. ग्राउंड करने के बाद मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट और बना दिया, ये वाला, और ये ऑब्जेक्ट अब क्या कर रहा है? दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ मूविंग विद अ वेलोसिटी, लेट दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो कैन यू डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक बी इज 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की, ये जो दूसरी बॉडी है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. इसी तरीके से अगर हम पहली बॉडी की बात करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. ये 5 मीटर पर सेकेंड है इसके रेस्पेक्ट में और ये 10 मीटर पर सेकेंड है इसके रेस्पेक्ट में. तो दीज आर द एब्सोल्यूट मोशन. तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, दैट इज फिक्स और दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मोशन. वहीं अगर मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट बी है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो आप क्या करोगे? ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. 10 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट से आगे निकल जाएगा. मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर आगे वाला ऑब्जेक्ट
इससे आगे निकल जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज व्हाट, और रिलेटिव मोशन इज व्हाट, द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। दो मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं उनके बीच की जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक तुम हो, आप बाइक चला रहे हो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपका फ्रेंड है वो बगल में चल रहा है, वो चला रहा है बाइक 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो 50 की स्पीड से चला रहा है, आप 80 की स्पीड से चला रहे हो। तो आपके बीच की, क्योंकि दोनों आप मोशन कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसकी पहले वाले के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि पहला वाला बंदा जो है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो 1 घंटे में दूसरे वाले बंदे से 30 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ यू कैन से बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सो this is, so we have defined the term relative velocity में डायरेक्शन अलग अलग होगी तो क्या होगा? हाँ, ये डायरेक्शन, because velocity is a directional you can say velocity is a directional you can say vector quantity। तो अगर डायरेक्शन दोनों की अलग है तो उस वाले केस में क्या होगा, वो वाली दोनों वेलोसिटी मतलब जुड़ जाएंगी, ये वाला और ये वाला दोनों कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। देखो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालते किस तरीके से, ये रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 50 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया कि दोनों ऑब्जेक्ट राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइटवर्ड, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है कि मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बी बॉडी की ए के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी पहले वाले जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको निकालनी है उसमें से घटा देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटा देंगे। अब क्योंकि दोनों जो वेलोसिटी वेक्टर है वो राइटवर्ड है, इसीलिए दोनों के जो साइन होगा वो सेम रहेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 80, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 50। जो टोटल वेलोसिटी आपको मिलेगी रिलेटिव वेलोसिटी वो आपको 30 मिल जाएगी, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में ये वाले जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 30 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये वाला कंसेप्ट चेंज किया और मैंने बोल दिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो ऑब्जेक्ट अभी ए ऑब्जेक्ट ये था जिसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर थी, ऑब्जेक्ट बी जिसकी वेलोसिटी 80। सर आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया, हाँ जी, हाँ सर शो नहीं कर रहा है सर, स्क्रीन शो कर रही है। अच्छा, केवल स्क्रीन शो कर रहा है, जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है सर, नो सर, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ओके, ये प्रॉब्लम है क्योंकि अच्छा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें सारी चीजें दिख जाएंगी आपको, रिकॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट अगर राइटवर्ड मूव करेंगे, मैंने आपको अभी ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट जो है राइटवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, दोनों अगर राइटवर्ड मूव करेंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो अगर मैंने बोला बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बाई चांस अगर बी ऑब्जेक्ट है वो राइट में मूव कर रहा है और ए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटाएंगे। अब क्योंकि बी की वेलोसिटी राइट में है तो 80 किलोमीटर पर आवर हम लिख देंगे, 80 किलोमीटर पर घंटा लिख देंगे। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ए है उसका वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट में है, उसका वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है, लेफ्ट में है, तो माइनस, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट में है तो उसकी -50 लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को -50 लिखेंगे, दैट्स वाई दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे तो 130 बन जाएगा। तो वेलोसिटी एक जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी है, दैट इज
130 किलोमीटर पर आवर, जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आप लोगों को जो इंक्लाइन मोशन दिया होगा तो वो सारी वेलोसिटीज हमें कैलकुलेट करनी होती है। चलो कोई नहीं, आप ये वाला मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, कहीं ना कहीं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगा मैं। तो अब क्या करना है हम लोगों को, हमें ये देखना है कि भाई जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, तो दिस इज द डेफिनेशन। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन। मशीन के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव स्टडी हमें करनी है, पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी स्टडी करनी है, और एक पार्ट दूसरे पार्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है उसकी स्टडी भी ही करनी है हम लोगों को। ठीक है, अब बोलोगे सर ये फोर्स की स्टडी क्यों कर रहा है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द फोर्स, स्टडी वो फोर्स क्यों है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई पार्ट आपने डिजाइन किया, बना दिया, वो पार्ट आपने जो डिजाइन किया है वो पार्ट मैंने मान लिया कि आपने एक रॉड डिजाइन की, एक शाफ्ट डिजाइन की जिसका डायमीटर 50 mm है। ठीक है, 50 mm डायमीटर है। आप कोई टॉर्क ट्रांसमिट करना चाहते हैं उससे, ठीक है, कोई भी टॉर्क, मान लिया XYZ कुछ भी टॉर्क हो सकता है, आपने डिजाइन करके बना दिया और आपने देखा कि भाई जो आपने डिजाइन किया गया है जो कंपोनेंट, वो 10 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसफर कर सकता है। 10 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, वो जो रॉड है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का टॉर्क ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन जब आपने उस कंपोनेंट को मशीन में लगाया और एक्चुअल फोर्स ट्रांसफर हुआ, वो 50 ना होकर के 80 हो गया, 80 किलो न्यूटन मीटर। अभी जो टॉर्क था, जो आपने डिजाइन की शाफ्ट को 50 किलो न्यूटन मीटर के रेस्पेक्ट में, अब वही शाफ्ट जब आपने मशीन में लगाया, मशीन में उस शाफ्ट को जब आपने लगाया और आपने देखा कि जो टॉर्क ट्रांसमिट करना है हमें मशीन से, दैट इज 80 किलो न्यूटन मीटर, 80 किलो न्यूटन मीटर। तो आप बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए, एनीवन ऑफ यू कैन आंसर। हेलो, आपने शाफ्ट डिजाइन कर दी, नॉर्मली यूज की, क्योंकि आपने एनालिसिस नहीं की। जब आप मशीन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, आपने नॉर्मली बना दिया कि भाई मैंने शाफ्ट डिजाइन कर दी 80 किलो न्यूटन मीटर के हिसाब से, टॉर्क के हिसाब से। लेकिन जब एक्चुअल में आपने उस शाफ्ट को मशीन में लगाया तो जो टॉर्क जो ट्रांसफर हो रहा था दैट वाज 80 किलो न्यूटन मीटर। तो जो शाफ्ट है वो उतना टॉर्क ट्रांसफर नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि ब्रेक हो जाएगी मशीन या जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हो उस कंपोनेंट की, क्योंकि मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट की डिजाइन इंपॉर्टेंट है। डिजाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहला तो हमें उनका मोशन स्टडी करना है, दूसरा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कितना फोर्स ट्रांसफर कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप उस फोर्स की एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया कोई टीचर है और घर में समझ लो कि पिताजी हैं आपके और आप हो, अचानक से पिताजी को गुस्सा आता है और वो आपको मतलब पीटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल आपके पास उनके पास कागज होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया आपके पास, उनके पास दो चीजें हैं, एक तो जो कॉपी जिसमें हम लिखते हैं, नोटबुक जो होती है उसका एक सिंपली कागज है और एक आप बोल सकते हो रॉड है। ठीक है, तो वो किससे पीटेंगे आपको, रॉड से या कागज से? रॉड से। रॉड से। कागज से क्यों नहीं पीटेंगे, क्योंकि जो फोर्स वो ट्रांसफर करना चाहते थे, जो फोर्स वो ट्रांसफर करना चाहते थे वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कागज की हेल्प से। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी इतना डायमीटर नहीं है, उसकी इतनी डायमेंशन नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस फोर्स को ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, दिस इज वाई वी हैव टू स्टडी द फोर्सेज ऑल्सो। इसीलिए चाहे वो कनेक्टिंग, चाहे आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करेंगे, वो नॉर्मली आप तो व्हीकल चलाते हैं, हम लोग व्हीकल चलाते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, पिस्टन पर कितना फोर्स लग रहा है, कनेक्टिंग रॉड को कितना ट्रांसफर होता है, वहां से क्रैंक को कितना लग रहा है, क्रैंक शाफ्ट पर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, इन सब की एनालिसिस की जाती है। और आप नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है, आप, क्योंकि ये दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स होता है, एक डायनामिक्स होता है, ये पार्ट आप आगे भी पढ़ोगे। ये वाले जो पार्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आप आगे भी पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक्स में, वो आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन सेकंड में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आप देखोगे पिस्टन कितना फोर्स ट्रांसफर कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड पे कितना लग रहा है, क्रैंक पे, तो सारे फोर्स की एनालिसिस वो बाद में करेंगे। तो अब बताइए कि बेसिकली हम थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बारे में आपको आइडिया आया या नहीं आया? बस जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन।
थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ आइडिया है आपको अब? हेलो, चलिए तो ये यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।